नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए वीडियो के बारे में जिसका नाम है वायरस, हिंदी में बोलते हैं विषाणु। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे वायरस का डिटेल में विस्तृत उसका परिचय, इंट्रोडक्शन। जैसे कि वायरस शब्द को किसने दिया था, वायरस शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है, वायरस का अध्ययन हम लोग किस ब्रांच में करते हैं, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से किसको जानते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज शब्द को किस वैज्ञानिक ने जो कि दिया था, और इसके साथ साथ हम लोग 10 से 11 पॉइंट में जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, वायरस की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आज के वीडियो को अगर आप लोग कंसंट्रेट होकर के लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग चाहे जितना बेहतर या अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, आज के हमारे इस वीडियो में 8-10 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आप लोग या तो नहीं पढ़े होंगे या इतना बेहतर ढंग से व्याख्या उसकी नहीं सुने होंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। देखिए, जो वायरस शब्द है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जो कि विषाणु। तो वायरस शब्द क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है, पॉइजन। तो इससे ये अर्थ निकलता है कि वायरस कोई ऐसा पार्टिकल है जो हम लोगों के लिए या जो लिविंग थिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। देखिए, टर्म वायरस इज ए लैटिन वर्ड। वायरस जो शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है, मीनिंग जिसका क्या आता है, पॉइजन या फिर वेनम, मतलब जहर। अब देखिए, वायरल डिजीज नोन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम, मतलब वायरस से होने वाले रोगों के बारे में बहुत ही अति प्राचीन समय से लोगों को ज्ञान था। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अगर लोग, तो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वायरस होने वाली है, जिसके बारे में प्री हिस्टोरिक समय से लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। तो एडवर्ड जेनर 1796 डेवलप फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट वायरल डिजीज। ये पूछा जाए कि वायरस डिजीज के खिलाफ अगेंस्ट सबसे पहली सफलतापूर्वक वैक्सीन को, दवा को बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो एडवर्ड जेनर साहब ने 1796 में स्मॉल पॉक्स के खिलाफ सफलतापूर्वक जो है कि दवा को बनाया था। लुइस पास्चर 1880 डिस्कवर इन्फेक्शियस नेचर ऑफ वायरल डिजीज एंड प्रोड्यूस एंटी रेबीज वैक्सीन। इसके बाद 1880 में लुइस पास्चर साहब ने बताया कि नहीं, जो वायरल डिजीज है उनके अंदर संक्रमण से, छुआछूत से फैलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और इन्होंने सफलतापूर्वक एंटी रेबीज वैक्सीन, मतलब जो रेबीज रोग है, जो कुत्तों को या जो पागल कुत्तों के मतलब काटने से जनरली होता है, उसके खिलाफ सफलतापूर्वक इन्होंने ड्रग से दवा को बनाया था। क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, देखिए वायरस की एक्चुअल खोज करने का श्रेय किसको जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी। तो यहाँ पर टीएमवी, आप लोगों ने ये पहले जो कि नाम सुना होगा, जो टोबैको मोजैक वायरस। ये पूछा जाए कि वायरस की खोज एक्चुअल रूप में किसने किया था, तो इसका जो श्रेय है वह जाता है रशियन जो कि बोटेनिस्ट आइवानोव्स्की इन 1892। मतलब 1892 में वायरस को खोज करने का श्रेय जो है वह रशियन जो वैज्ञानिक थे आइवानोव्स्की को जाता है। और इन्होंने किसके बारे में डिटेल खोज किया था, तो टोबैको मोजैक वायरस का विस्तृत अध्ययन करके, और इन्होंने एक प्रूफ रखा, क्या रखा, फर्स्ट साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस। मतलब इन्होंने ही पहला वैज्ञानिक आधार रखा वायरस के अस्तित्व की, कि वायरस के अस्तित्व है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजर्निक 1898 आइसोलेटेड कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टीएमवी फ्रॉम लीफ जूस एंड कॉल्ड कंटाजियम वाइवम फ्लूडम। मीनिंग जो मतलब विजर्निक साहब थे, इन्होंने 1898 में टीएमवी के कॉजेज के बारे में पता लगाया, और इन्होंने ये बताया कि अगर कोई एक पौधा तंबाकू का इन्फेक्टेड है तो उस इन्फेक्टेड पौधे के लीफ से अगर हम लोग जूस को आइसोलेट कर लें, या उस इन्फेक्टेड लीफ को अगर हम लोग हेल्दी पौधे पर
रगड़ दें या उससे जो जूस आइसोलेट के उसका छिड़काव कर दें तो हेल्दी पौधे में भी क्या होता है, रोग फैल जाता है। तो इन्होंने इसके लिए एक शब्द यूज किया, वायरस क्या है, तो वायरस कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वायरस लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है, क्योंकि इसके अंदर जो कि इन्फेक्शन को उत्पन्न करने की या संक्रमित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला पॉइंट ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोफेज। अब पहले ही आप लोग इसका नाम अवश्य सुने होंगे। देखिए कई बार नाम से ऐसा स्पष्ट होता है, देखो इसमें बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया हो गया, और फेज देखो दो चीज होता है, PHASE अगर है तो फेज मतलब प्रावस्था या अवस्था, और PHAGE है तो इस फेज का मतलब होता है ईटर, खाने वाला। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस का नाम है जो बैक्टीरिया को खाता है या बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो टर्म बैक्टीरियोफेज है क्या, तो इसीलिए लिखा गया ब्रैकेट में वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया डिस्कवर बाई F.W. टॉर्ट इन 1915, मतलब 1915 में ऐसे वायरस की खोज F.W. टॉर्ट साहब ने किया जो बैक्टीरिया को खत्म करता है, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। और इसका नाम और इसकी खोज इन्होंने जो किया था, और क्या नाम रखा है, जो कि बैक्टीरियोफेज। इस पॉइंट को फिर देखिए, यहाँ पे दो चीज है, कंफ्यूजन कभी हो जाता है। अगर ये पूछे कि बैक्टीरियोफेज शब्द को किसने दिया तो ये अलग प्रश्न हो गया। अब बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया तो अलग टर्म हो गया। तो अगर ये पूछा जाए कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर है F.W. टॉर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1915 में बैक्टीरियोफेज की खोज किया था। तो उन्होंने ये पाया कि नहीं ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खत्म करता है, खाता है। फिर डी हेरले साहब आए 1900 जो कि 17 में, 2 साल बाद। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज शब्द दिया था ऐसे वायरस के लिए जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। तो इसका कारण ये था कि नाम का मीनिंग ये बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया और फेज मतलब ईटर। कई बार आप लोगों ने न्यूज में ऐसे जो कि पढ़ा होगा कि गंगा जी का पानी कभी सड़ता नहीं, खराब नहीं होता। तो उसका रीजन क्या है कि उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। और आप लोग पहले या आगे हम लोग जो कि पढ़ेंगे लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, मतलब जो बैक्टीरियोफेज होता है उसको मल्टीप्लाई करने की 2 साइकिल है। तो लाइटिक साइकिल जनरली क्या होती है कि होस्ट को खत्म कर देती है, उसकी जो कि लिसिस कर देती है। तो लाइटिक साइकिल में आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे एक वायरस किसी बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो लाइटिक साइकिल को पूरा करने में उसको 30 से लगभग 90 मिनट का समय लगता है। और इस दौरान एक वायरस से लगभग 200 से 300 नए फेज बन जाते हैं, और फिर 200 से 300 नए फेज क्या करेंगे, 200 से 300 नए बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे, और फिर प्रत्येक से 200 से 300 नए फेज बनते हैं। मतलब ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं और बैक्टीरियल पॉपुलेशन पे बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि नहीं, गंगा जी का जो पानी है कभी सड़ता नहीं, कभी खराब नहीं होता है। देखिए अगला पॉइंट, In 1935, Stanley crystallized TMV and famous as father of virology. मीनिंग स्टैनले नाम के एक जो कि वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1935 में वायरस को, टीएमवी वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में, रवे के रूप में प्राप्त किया, मतलब इसको बॉटल में बंद करके रख दिया। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वायरस को हम लोग लिविंग माने कि नॉन लिविंग, तो वायरस के अंदर लिविंग का भी कैरेक्टर होता है, नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर होता है। तो ये जो पॉइंट इन्होंने खोजा, वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, ये बहुत बड़ा प्रूफ था कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन अभी इसके वास्तविक स्थिति के बारे में क्या कंफ्यूजन ही है, क्योंकि वायरस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, संयोजी कड़ी बोलते हैं। इन्होंने क्रिस्टल के रूप में आइसोलेट किया, बनाया, इसलिए इनको हम फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर कोई ये पूछ दे कि वायरस का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, या जो वैज्ञानिक वायरस का अध्ययन करता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो अगर वायरोलॉजी पूछा जाए, मीनिंग क्या हो गया कि वह ब्रांच जिसमें हम लोग वायरस का अध्ययन करते हैं तो वायरोलॉजी कहलाएगा। और जो वैज्ञानिक, जो पर्सन वायरस के अध्ययन से संबंधित है उसको हम लोग वायरोलॉजिस्ट बोलेंगे। अब देखिए इसके बाद बॉर्डन और पेरे साहब थे, इन्होंने 1937 में स्टडी केमिकल नेचर ऑफ टीएमवी, इन्होंने टीएमवी के रासायनिक नेचर का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। मतलब वायरस
न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मिलकर के बना होता है। तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। और प्रोटीन कोड क्या होता है, बाहरी आवरण होता है। और कई बार पूछा गया कि वायरस में जो बाहरी आवरण जो प्रोटीन कोट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड की यूनिट पूछा जाए तो या मोनोमर, तो हम लोग बोलेंगे कैप्सोमियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखिए, कल जैसे हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़े थे ना कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रियांस में अंतर क्या है। तो वायरस ऐसा इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट दोनों से मिलकर के बना होता है। वायरॉइड्स ऐसा इन्फेक्शियस पार्टिकल है जिसमें केवल न्यूक्लिक एसिड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए केवल पाया जाता है। और प्रियांस है, तो प्रियांस ऐसा इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। यही बेसिक अंतर है। अब देखिए, डेलब्रग साहब थे, हर्शे और लूरिया करके थे। इन तीनों लोगों ने 1969 में गॉट नोबेल प्राइज टू डिस्कवरी ऑफ रिप्रोडक्टिव पैटर्न ऑफ वायरस। मतलब इन तीनों वैज्ञानिक ने 1969 में वायरस के रिप्रोडक्टिव पैटर्न को बताया कि कैसे रिप्रोड्यूस करता है, और इसके जो तमाम साइक्लिक जो पैटर्न उसका अध्ययन किया। तो इस कार्य के लिए, इनकी इतने ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए, महान योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं करेक्टरिस्टिक्स। ये कई बार अलग से भी एग्जाम में दिया है कि वायरस की करेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, एक करेक्टरिस्टिक्स एक अलग पॉइंट हो गया, और अलग से फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि लिविंग फीचर ऑफ वायरस और नॉन लिविंग फीचर ऑफ वायरस। तो आज हम लोग जानते हैं कि वायरस की विशेषताएं क्या क्या। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, वायरसेज आर ए सेलुलर नॉन साइटोप्लाज्मिक। ध्यान रखिएगा, वायरसेज आर ए सेलुलर नॉन साइटोप्लाज्मिक इन्फेक्शियस पार्टिकल। मतलब वायरस क्या है, ए सेलुलर, बिना सेल का बना हुआ है, नॉन साइटोप्लाज्मिक, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, और इन्फेक्शियस नेचर मतलब जो कि पार्टिकल मतलब इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। दूसरा, दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग हो गया कि वायरस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहायता से ही देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट। पहले हम लोग पढ़े कि वायरस को हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। तो यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। देखिए, अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसके सेंटर में होता है। न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए होगा वायरस में, या फिर आरएनए होता है। एक चीज और है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखा गया वायरस में, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखा गया है, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखा गया है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेज में डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अपवाद में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखा गया है। आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखा गया है। अब प्रोटीन कोट क्या है, तो प्रोटीन कोट वायरस के न्यूक्लिक एसिड के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको हम लोग प्रोटीन कोट या कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड के मोनोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। अगला पॉइंट, ऑल वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्लिगेट को हम लोग बोलते हैं पूर्ण परजीवी। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या, पूर्ण परजीवी। मतलब कोई भी वायरस जो होता है वह होस्ट स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर एक कोई वायरस है तो किसी एक ही होस्ट पर वो जीवित रहेगा। अगर ऑब्लिगेट टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर वो होस्ट नहीं मिलेगा तो खत्म हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग सिंपल से एग्जांपल देखें, अगर टीएमवी का जिक्र करें तो टीएमवी का वायरस क्या करेगा, सिर्फ टीएमवी में भी ही रोग उत्पन्न कर सकता है। कोरोना की बात हम लोग करें, कोविड-19 जो कोरोना वायरस था, तो क्या यह केवल मनुष्य का रोग है? अभी नहीं कि कोविड का वायरस अगर हम लोग जानवर में, किसी अन्य जो कि पक्षी में, प्लांट में अगर उसका हम लोग छिड़काव कर दें तो उससे वहाँ पे कोई मतलब डिजीज फैलेगा। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट के मीनिंग हो गया कि होस्ट स्पेसिफिक, मतलब उसका एक निश्चित होस्ट है, उसी को मिलेगा तो वो जीवित रहेगा, अन्यथा वह खत्म हो जाएगा। अगला पॉइंट, दे हैव आइदर डीएनए या फिर आरएनए। मतलब वायरस में या तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए होगा या आरएनए, दोनों कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट छठा पॉइंट है, दे इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। मतलब वायरस बहुत आसानी से एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फैलते हैं। मतलब अगर कोई एक होस्ट है, उसमें कोई डिजीज है, तो उसके कांटेक्ट में, उसके रेंज में अगर कोई हेल्दी होस्ट आता है तो उस पर भी रोग आसानी से फैल जाता है। सातवां पॉइंट है, इट हाईली रेसिस्टेंस टू जर्मिसाइड एंड फिजिकल कंडीशन।
वायरस जो होते हैं तमाम प्रकार के जो जर्मिसाइड जर्मनाशक केमिकल उनके प्रति इनमें रेसिस्टेंसी होती है और तमाम फिजिकल जो कंडीशंस हैं उनके प्रति रेसिस्टेंसी को शो करते हैं। तो यही प्रॉपर्टी इनको क्या करती है कि एक तरीके से तमाम सारा इन्फेक्शन उत्पन्न करने के योग्य बनाती है। 8वां पॉइंट है दे डू नॉट अफेक्टेड बाई एंटीबायोटिक्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वायरस से जो होने वाले रोग हैं उस केस में एंटीबायोटिक बहुत कारगर सिद्ध नहीं होता है। तो अभी हम लोग इसके पहले पढ़े कि वायरस जनरली ए सेलुलर हम लोग बोलते हैं, नॉन साइटोप्लाज्मिक बोलते हैं। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी पार्टिकल में अगर सेल नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो एंटीबायोटिक कहाँ वर्क करेगा। मीनिंग कि जो वायरस होता है वह जिस होस्ट पे ग्रो करता है वहां से डायरेक्टली क्या करता है, भोजन को एब्जॉर्ब करता है। तो इसीलिए ज्यादातर केस में क्या होता है कि एंटीबायोटिक बहुत कारगर, बहुत प्रभावी वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए नहीं होता है। अगला पॉइंट है दे कैन बी क्रिस्टलाइज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। अभी हम लोग पढ़े वायरस को हम लोग रवे के रूप में, क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। और 10वां पॉइंट है दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायरस को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि वायरस के, क्योंकि वैज्ञानिकों में तमाम सारा मतभेद है। बहुत वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वायरस लिविंग है तो उसमें तमाम सारे पॉइंट वो देते हैं, और एक वैज्ञानिकों का जो धड़ा वो ये मानता है कि नॉन लिविंग है तो उन्होंने नॉन लिविंग संबंधित तमाम सारे पॉइंट को देते हैं। तो इसलिए अभी तक वायरस को न तो हम लिविंग कर सकते न तो नॉन लिविंग कर सकते, इसलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग संयोजी और मतलब संयोजी कड़ी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की। अब अगर हम लोग दोस्तों आज के वीडियो को समरी के रूप में देखें, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 4-5 जो एग्जाम में आ सकता है, वाइवा में आता है जनरली पूछने को, तो सबसे पहला कि वायरस शब्द का मतलब क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे वायरस लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब पॉइजन होता है। एक कई बार आप लोग देखे होंगे कि बायोलॉजी में फला शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया। तो ग्रीक लैटिन भाषा का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका आंसर है कि ग्रीक या लैटिन वर्ड जो है वर्तमान में इसका प्रचलन, इसका उपयोग पूरे विश्व में बंद हो चुका है। इसलिए ग्रीक या लैटिन भाषा को हम लोग डेड लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें किसी प्रकार के परिवर्तन संभव नहीं है। इसके प्रश्न आता है कि वायरस जो शब्द है, तो वायरस शब्द को जो कि किस वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए जो हम लोग कई बार टर्म यूज करते हैं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो याद रखिएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीनिंग ये हो गया कि ऐसा पार्टिकल जो होस्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब वो किसी एक ही होस्ट पे रह सकता है, अगर वो होस्ट नहीं मिला तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये पूछा जाए कि क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, वायरस की खोज करने का श्रेय किसको जाता है। तो रशियन जो कि बोटेनिस्ट थे आइवानोव्स्की साहब ने, इन्होंने जो कि वायरस की खोज किया और ये बताया कि वायरस के एग्जिस्टेंस का भी इन्होंने जो कि पता लगाया था। ठीक है, इसके बाद जो वाइवा के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट 2 प्रश्न है बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो नाम से देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बैक्टीरियोफेज तो हमें तर्क आ जाता है कि कोई बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया हो गया और फेज मतलब ईटर, मतलब ऐसा बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो बैक्टीरियोफेज को खोज करने का श्रेय F.W. टुआर्ट को जाता 1915 में। अब बैक्टीरियोफेज शब्द जो दिया था, नाम दिया था उसको डी हेरेले नामक वैज्ञानिक ने 1917 में दिया था। इसके बाद है कि क्रिस्टल वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया, क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया। तो अमेरिकन वैज्ञानिक थे स्टैनले साहब ने टीएमबी को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में जो क्रिस्टलाइज किया। इसको उनको फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। वायरोलॉजी पूछा जाए तो मतलब वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजिस्ट जो व्यक्ति या पर्सन या वैज्ञानिक वायरस का अध्ययन कर रहा है उसको हम लोग वायरोलॉजिस्ट कहेंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, चैनल पे आप लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए। और इससे क्या होगा कि हमें एक फीडबैक मिलेगा और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। धन्यवाद।